हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि आज यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए आप लोग जो जीएस और जीके का पार्ट तैयार करते हैं, उसके लिए हमने आपकी हेल्प के लिए ही एक और चैनल बनाया है। उसका नाम है जीके मैजिकल क्लासेस। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग उस लिंक पर जाके उस चैनल को ज़रूर देखें, उसके वीडियोज़ से पढ़ाई करें और उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आकांक्षा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, मुदालियर आयोग। इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग का दूसरा नाम मुदालियर आयोग, मुदालियर आयोग का दूसरा नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग, इंग्लिश में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और इसका डेट है 1952-53। तो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप इसको एक दूसरे के नाम से जानकर उस पर टिक लगा दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आयोग की नियुक्ति। आयोग की नियुक्ति क्यों की गई, इसके पीछे क्या कारण थे, देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत यद्यपि विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास के संबंध में एक आयोग का गठन किया जा चुका था, तथापि शैक्षिक क्षेत्रों में यह महसूस किया जा रहा था कि माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विस्तृत ढंग से विचार किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो विश्वविद्यालयी शिक्षा के विकास के लिए तो एक आयोग का गठन हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के संबंध में विचार करने के लिए आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सन 1949 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सरकार से आग्रह किया कि वह माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के लिए एक आयोग गठन किया जाना चाहिए। आगे देखिए, सन 1951 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने अपने इस सुझाव को पुनः दोहराया जो यहाँ पर कहा गया था। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 23 सितंबर सन 1952 को डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया। यहाँ पे डेट है जो आपको लॉन्ग में शॉर्ट में लिखनी है, और उसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो भी आप इसे मेंशन करेंगे। क्या है, 23 सितंबर सन 1952 को। ठीक है, ये डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में बना था। इनका पूरा नाम क्या है, देखते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है, जिनकी अध्यक्षता में बना था। इसके सदस्य सचिव थे एन बसु और इसके सहायक सचिव थे डॉक्टर SMM चारी। ये क्वेश्चंस आपके अगर लॉन्ग में आप लिखते हैं तो भी नंबर बढ़ाएंगे, शॉर्ट में लिखते हैं तो भी नंबर बढ़ाएंगे, और ऑब्जेक्टिव में अगर आते हैं तो भी आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब मुदालियर आयोग जो आया था, उस आयोग को क्या क्या करने को कहा गया था। डॉक्टर मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं के संदर्भ में उपाय सुझाने का कार्य दिया गया। उन्हें क्या करने को कहा गया था। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और विषय वस्तु, यानी कि उद्देश्य क्या है, संगठन और विषय वस्तु, इसके बारे में बात करने के लिए, सुझाव देने के लिए कहा गया। इनका प्राथमिक, बेसिक और उच्च शिक्षा से क्या संबंध है, ये बताने के लिए कहा गया। और विभिन्न प्रकार के माध्यमिक स्कूलों में परस्पर संबंध और इसके अलावा अन्य समस्याएं थी, उन पर भी इनको उपाय सुझाने के लिए कहा गया। स्पष्ट है कि आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनके संबंध में सुझाव देना था। मतलब माध्यमिक शिक्षा के बारे में सुझाव देना था, यही इसका मेन पॉइंट है। आयोग ने 29 अगस्त 1953 को, फिर एक डेट आई है, 29 अगस्त 1953 को 240 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किया। दूसरा, ये एक आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को कब सौंपी, तो उसकी डेट है 29 अगस्त 1953। कितने पन्नों की थी, 240 पेजेस की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मुख्य इसका पार्ट, मेन पार्ट, कि आयोग की सिफारिशें क्या थी, रिकमेंडेशन क्या थी। अब सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य पर लॉन्ग में तो पूछते ही हैं, आपको लिखना ही पड़ता है। इसके लिए शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, और जब हम मल्टीपल चॉइस करते हैं तो उनमें भी पूछा जाता है कि इनमें कौन से उद्देश्य नहीं थे। आपको जो है वो उसमें से पहचानना होता है कि कौन सा उद्देश्य था या नहीं था। ठीक है, तो आप इनके ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनाने की बात यहाँ पे हो रही है, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, लीडरशिप का गुण होना चाहिए, नेतृत्व की शिक्षा, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, डिफरेंट जो प्रोफेशनल स्किल्स थी वो सिखाने की बात हो रही है, व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, आगे जितनी भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं सबके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होगा, ठीक है, और देश प्रेम की भावना का विकास करना। तो आपने यहाँ पर कितने पॉइंट देखे, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, ठीक है, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, तीसरा है व्यक्तित्व का विकास, चौथा है और देश प्रेम की भावना का विकास, पांचवा है। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट आंसर आता है, लॉन्ग में तो आप करेंगे ही करेंगे, और मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। आयोग ने स्कूल शिक्षा का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि चूंकि ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था, इसीलिए इन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, इसको ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। आयोग ने इंटरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम उपाधि स्तर पर एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। ये जो सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम में कुछ इन्होंने बेसिक चेंजेस किए थे, वो ये थे, और इसीलिए इन्होंने इसके माध्यम से क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया इसको, ठीक है, पुनर्गठन किया इसका। आगे देखते हैं बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज स्कूल, ये आपने कई जगह सुना होगा, और ये भी क्वेश्चन आता है कि बहुउद्देशीय विद्यालयों पर किस आयोग ने जोर दिया, तो मल्टीपल चॉइस में टिक भी करना होता है, ठीक है, ये इनकी एक स्पेशलिटी थी। व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया, जिससे पाठ्यक्रम में विविधता आ सके, विविधता माने वैरायटी हो सके, और छात्र अपनी रुचि क्षमता आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके। तो मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुउद्देशीय का मतलब बहुत सारे उद्देश्य यहाँ पूर्ति हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्षमता से, अपनी रुचि से, जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसकी उन्हें आवश्यकता हो, वो वाला कोर्स वो कर सकें, ठीक है। कृषि शिक्षा एग्रीकल्चर एजुकेशन, आयोग ने सभी राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान की सिफारिश की। यहाँ पर इन्होंने ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा, क्योंकि कृषि का जो रोल होता है एग्रीकल्चर का गांव में या ग्रामीण इलाकों में ही होता है, तो इन्होंने ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है विशेष प्रावधान की सिफारिश की। नेक्स्ट देखिए तकनीकी शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन, आयोग ने बड़ी संख्या में तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव दिया और प्रशिक्षुत्व प्रशिक्षण को तकनीकी शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग बनाने पर भी जोर दिया गया। माने ट्रेनिंग की बात इन्होंने करी है कि ट्रेनिंग करने के बाद ही कोई आप किसी और काम में जा सकते हैं, अच्छे से आपको कोई अच्छा जॉब मिल सकता है, तो इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन पे भी काफ़ी जोर दिया, ठीक है। आवासीय शिक्षा रेसिडेंशियल स्कूल, मुदालियर आयोग ने आवासीय विद्यालय विशेषकर चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की प्रबल अनुशंसा की। मतलब आवासीय विद्यालय की बात करी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली तौर पर इसकी बात करी थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विकलांगों की शिक्षा एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड, ठीक है। उस समय हैंडीकैप्ड इसमें लिखा हुआ है, विकलांग लिखा हुआ है, अभी हम लोग उसको दिव्यांग बोलते हैं, पर चूंकि ये पुराना है कमीशन और ये उसी समय की हमको भाषा प्रयोग करनी है, इसीलिए हमने विकलांग शब्द लिखा है। आयोग ने विकलांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में विशेष शिक्षा के विद्यालय खोलने की सिफारिश की। ये भी एक इनकी स्पेशलिटी थी, क्योंकि हर जगह आपको हैंडीकैप्ड या विकलांगों की शिक्षा का मेंशन नहीं होता है, लेकिन इन्होंने इसके लिए बड़ी संख्या में विशेष शिक्षा के विद्यालय खोलने की जो है वो सिफारिश की थी, ठीक है। को एजुकेशन देखते हैं, सह शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा। आयोग ने कन्या विद्यालयों तथा सह शिक्षा स्कूलों में गृह विज्ञान शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। कन्या विद्यालय तो था ही, सह शिक्षा कोएड जहाँ था वहाँ भी इन्होंने होम साइंस, गृह विज्ञान मतलब होम साइंस शिक्षा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों की मांग वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने के प्रयास करने का भी सुझाव दिया। यानी ये इन्होंने लड़कियों के लिए भी अलग से कन्या विद्यालय खोलने के लिए भी सुझाव दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभाषा सूत्र में क्या कहा इन्होंने। 3 लैंग्वेज फार्मूला, मुदालियर आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा रखने का सुझाव दिया।
इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया था और माध्यमिक विद्यालय में किसका माध्यम बनाने की बात की थी, मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। लेकिन इन्होंने आगे भी कुछ कहा कि मिडिल स्कूल शिक्षा स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। ये इनके दिए हुए सुझाव थे 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए, ठीक है। मिडिल स्कूल शिक्षा स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। जूनियर बेसिक शिक्षा स्तर के अंत में अंग्रेजी व हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, परंतु किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएं शुरू नहीं करनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 2 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, जिनमें से एक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। ये इनके 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए अपने रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। बेसिकली आप ये मानिए कि उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, लोकल भाषा जो वहाँ पे बोली जाती हो, उसकी बात करी है। आगे देखेंगे, करिकुलम देखते हैं, पाठ्यक्रम में क्या बताया। आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के क्षेत्र को विस्तृत बनाने का सुझाव दिया, मतलब उसको एक्सपेंड किया, काफ़ी सब्जेक्ट जोड़ने की बात होगी ऐसा मुझे लगता है। देखिए, आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो। जब हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो डिफरेंट तरीके की चीज़ें सीखता है बच्चा, और फिर क्या होता है, उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी बनती है जिसमें सारे सब्जेक्ट के गुण उसके अंदर होते हैं। अब स्कूल तक तो आप एटलीस्ट बहुत सारे सब्जेक्ट देख सकते हैं और विभिन्न तरह के उसमें आप कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करने वाला हो, उसमें विविधता का समावेश हो, मतलब वैरायटी, ये सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित हो। हम जो कुछ भी सीखें उसको, उसके जो ज्ञान को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में और अपनी कंट्री में, ठीक है। पाठ्यक्रम के विषय एक दूसरे से संबंधित हो। कभी भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो इंटर रिलेटेड पढ़ाया जाए। ये नहीं कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ही, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस ही, दोनों को भी कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, ठीक है। ये छात्रों को अवकाश के समय का सदुपयोग करना भी सिखलाए, यानी कि जब आपकी छुट्टियां हों तो भी आप समझ सकें कि हमें अपने फ्री टाइम को किस तरीके से यूज़ करना है, अपनी एजुकेशन से जोड़ के। पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा भी आयोग ने की। आगे देखिए, टेक्स्ट बुक। इन्होंने बहुत सारे चीज़ों के बारे में बात करी है। पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक के बारे में क्या कहा। पाठ्य पुस्तकों के स्तर को ऊंचा करने तथा इनके लेखन व प्रकाशन आदि के लिए आयोग ने राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की सिफारिश की। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करने को हतोत्साहित किया। इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चेंज नहीं होना चाहिए और टेक्स्ट बुक का लेवल ऊंचा हो, इसके लिए क्या किया, राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। आयोग ने कहा कि शिक्षण विधि का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए, वरन मूल्यों, दृष्टिकोणों व कार्य आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। मतलब केवल पढ़ाना ही नहीं है कि केवल ज्ञान बांट रहे हैं, उसके अलावा आपके जो आपकी लाइफ है उसमें वैल्यूज़ भी होनी चाहिए और आपकी अच्छी हैबिट भी डेवलप होनी चाहिए। ओवरऑल एक आप अच्छी पर्सनालिटी में बदलें, ये भी इसका कार्य होना चाहिए। शिक्षण को मौखिक व स्मरण से हटाकर उद्देश्यपूर्ण तथा वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बनाना चाहिए। मतलब केवल रटना ही इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी रट लें और एग्ज़ाम पास कर लें, इस आशय से नहीं। वास्तविक परिस्थिति पर आधारित, मतलब आप उसको अपनी लाइफ से जोड़ सकें ताकि जब आप सिचुएशन आए तो आप अपनी उस नॉलेज को वहाँ यूज़ कर पाएँ। क्रिया विधि और प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय का मतलब एक अच्छी लाइब्रेरी जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हों और क्वालिटेटिव बुक्स होनी चाहिए। उसके अलावा क्रिया विधि, हर चीज़ को आप लर्निंग बाय डूइंग, आप कुछ भी करें तो आप सीख सकें कि हमें जो है जो भी हमने किया है उसको प्रैक्टिकल करके भी देखें ताकि लाइफ में आप उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें, ठीक है। अनुशासन देखते हैं क्या कहा इन्होंने डिसिप्लिन के लिए। अनुशासन को बढ़ाने के लिए अध्यापक छात्र संपर्क, अनुशासन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके इन्होंने सुझाव दिए कि अध्यापक छात्र संपर्क, जब स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेशन हो जाता है, बच्चों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में रहते हैं, ठीक है। हाउस प्रणाली और छात्र परिषदों को स्कूलों में लागू करने की बात इन्होंने की थी। नेक्स्ट है धार्मिक व नैतिक शिक्षा। देखिए, रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन। स्कूलों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर, यानी कि यहाँ पर स्वैच्छिकता की बात की थी कि ये स्वैच्छिक है, कंपलसरी नहीं, ठीक। पाठ्येतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पढ़ाई के अलावा जो खेलकूद होता है, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें हैं। तो पाठ्येतर क्रियाओं को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानकर स्कूल में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए और सभी अध्यापकों को इस क्रियाओं में समय देना चाहिए। मतलब ये भी एक एजुकेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए और टीचर्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। परामर्श और निर्देशन देखते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए क्या कहा इन्होंने।
शैक्षिक परामर्श व निर्देशन पर बल दिया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएं धीमे धीमे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जो आज आप देखते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का रोल काफ़ी हद तक एजुकेशन में देखने को मिल रहा है, उसके लिए इन्होंने भी परामर्श दिया था, इन्होंने भी सुझाव दिया था कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग और परामर्शदाता काउंसलर भी होने चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या कहा था इन्होंने? सभी राज्यों में विद्यालय चिकित्सा सेवा शुरू की जानी चाहिए। सभी छात्रों की चिकित्सा जांच और तदनुसार उपचार किया जाना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन इनका एक स्पेशल आप पार्ट देख रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि मेडिकल जो सर्विस है वो दी जानी चाहिए और बच्चों का जो ट्रीटमेंट है, स्टूडेंट्स का ट्रीटमेंट है वो किया जाना चाहिए। उसके अलावा अध्यापक पे देखिए उन्होंने क्या कहा, टीचर्स पे अध्यापकों के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मतलब वेतन और सेवा शर्तें, यानी कि अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके वेतन और सेवा शर्तें, उनकी जो वहाँ पे काम करने की कंडीशंस है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए उन्होंने क्या कहा? परीक्षा सुधार की चर्चा करते हुए आयोग ने मूल्यांकन की नवीन विचारधारा को अपनाने, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने, ग्रेड प्रणाली को प्रारंभ करने और छात्रों के संचयी प्रगति पत्र तैयार करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें की। ये है आपका मूल्यांकन की नवीन अवधारणा। आप जो CCC देख रहे हैं आजकल, जो आप ये देख रहे हैं कि CCE आ रहा है आपका, वो क्या चीज़ है? आपका मूल्यांकन है, जबकि कॉपीज चेक होती हैं वो सिर्फ साल के अंत में नहीं होती हैं। आपका जो मूल्यांकन है वो साल भर होता है। किस तरीके से? कभी यूनिट टेस्ट के रूप में, कभी क्लास टेस्ट के रूप में, कभी यूं ही डिस्कशन के रूप में, ठीक, कभी आपके असाइनमेंट के रूप में, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं, ये मूल्यांकन की नवीन अवधारणा, ये आज आप 2022 में देख रहे हैं, लेकिन इसका कहीं कहीं कुछ पार्ट आप इसमें भी देख रहे हैं। वस्तुनिष्ठ बनाने को, जो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेड प्रणाली, ग्रेड सिस्टम जो आज आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो इनकी संचयी प्रगति पत्र रिपोर्ट जो बनाई जाती है स्टूडेंट्स की, ये सारी चीज़ें आप आज के एजुकेशन सिस्टम में देख रहे होंगे। तो ये इनका बहुत पहले का दिया हुआ है, लेकिन आज की डेट में देखिए कि कितने पहले ये विचारधारा लाई जा चुकी थी देश में। संगठन और प्रशासन, अगर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो आयोग ने प्रत्येक राज्य में एक ऐसा माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाने का सुझाव दिया जिसमें 25 से अधिक सदस्य ना हो तथा शिक्षा निदेशक जिसका अध्यक्ष हो। परिषद की एक उप समिति परीक्षा के कार्य को देखे और आयोग ने राज्य परिषदों के गठन का भी सुझाव दिया। ये स्कूल का प्रशासन है। इसमें देखिए क्या है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद बनाने की बात की, इसमें 25 सदस्य अधिक ना हो। शिक्षा निदेशक की बात करी, शिक्षा निदेशक जिसका अध्यक्ष हो, ठीक है। परिषद की एक उप समिति भी हो जो परीक्षा के कार्य देखती हो, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अपने कुछ गाइडलाइंस को दिया था। इसके अलावा देखिए इंस्पेक्शन, निरीक्षण की बात करें तो आयोग के विचार में निरीक्षक का प्रमुख कार्य समस्याओं का अध्ययन करके सुझाव देना होना चाहिए। यहाँ पर निरीक्षक एक पोस्ट बताई इन्होंने और उसका काम होना चाहिए जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करे। छात्र संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र और स्कूल में 500 से 750 के बीच छात्र। ये दो बातें कही इन्होंने, 30 से 40 क्लास में होना चाहिए और स्कूल में 500 से 750 के बीच में, ठीक है। ये इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? अवधि, वर्ष में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए और प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 45 मिनट के 35 कालांश होने चाहिए। कार्य दिवस मतलब वर्किंग डे है आपका, स्कूल चलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस देखिए तो वित्त व्यवस्था कैसी देने का सुझाव दिया इन्होंने। मुदालियर आयोग की संस्तुतियों के अनुसार तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाना चाहिए, औद्योगिक शिक्षा उपकर लगाना चाहिए और केंद्र को माध्यमिक शिक्षा के व्यय का एक भाग वहन करना चाहिए। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा कि इनके जितने भी आपने पार्ट देखे हैं, इन्होंने सारे पार्टों को कवर किया है माध्यमिक शिक्षा के। अब हम लोग आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन देखेंगे। आयोग ने जितने भी रिकमेंडेशंस थी उसके कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव पॉइंट्स रहे होंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेरिट और डीमेरिट्स दोनों को देखना होगा ताकि हम अंत में कह सकें कि ये कितना सफल रहा। गुण और विशेषताएं अगर देखें, इसको चाहे गुण कहिए चाहे विशेषताएं कहिए, मेरिट्स कहेंगे हम। देखते हैं, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का सूक्ष्म अन्वेषण करके उसमें व्याप्त दोषों का निर्भीकता से उल्लेख किया।
जिससे उसमें सुधार हेतु सुझाव देकर आयोग ने उसे दोषमुक्त बनाने का प्रयास किया। यानी कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में जितनी भी कमियां थी उसको स्पष्ट किया। जब आप किसी की कमियों को समझेंगे तभी आप उन पर सुझाव दे पाएंगे, तो इन्होंने वो यहाँ पर अच्छे से किया। आयोग ने देश की वर्तमान आवश्यकताओं एवं जन आकांक्षाओं के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य बनाए। सबसे पहला पॉइंट उद्देश्य का ही था, जो मैंने आपसे कहा भी था कि ये 5 पॉइंट आपके शॉर्ट में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग में तो आपको लिखना ही होता है। तो उन्होंने जो कुछ भी उद्देश्य बनाए वो किसके लिए? देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, देश की आवश्यकताओं के लिए और जन आकांक्षाओं के लिए। जो पब्लिक है, जो भारत देश की जनता है, उन सब की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया? उद्देश्यों का निर्धारण किया। वो उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई होंगे और फिर एक ऐसे नागरिक बनेंगे जो देश की जो है जितनी भी आवश्यकताएं हैं इस समय वर्तमान में सबको क्या ज़रूरत है अपने देश की रक्षा की, उसको आगे बढ़ाने की, वो पूर्ति कर पाएंगे। आयोग ने देश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया। इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की बात करी थी। औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी है कि आपको हर तरीके से अपने देश को, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। तो अगर आप देखें तो आपको टेक्निकल एजुकेशन भी एक पार्ट है। जो आज हम लोग इस तरीके से ऑनलाइन क्लास पढ़ते हैं, इस तरीके से वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आप लोग अपनी क्लासेस और अपनी पढ़ाई जारी कर सकें, तो कहीं ना कहीं तकनीकी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए देश को इसकी बहुत ज़रूरत भी है। आयोग ने देश की भाषा समस्या के लिए भी सुझाव दिए। आपने देखा 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें करी, ये भी इनके गुण ही हैं। ठीक है, इसके अलावा आयोग ने इस स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने का सुझाव दिया और विभिन्न व्यवसायों की विषयों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा तक आते आते हम सोचते हैं कि हम कोई व्यवसाय के बारे में, कोई स्किल ऐसी जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें, जॉब पा सकें, तो उन्होंने यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा में इस पर फोकस किया था। ठीक है, व्यावसायिक विषयों पर। नेक्स्ट है, आयोग ने व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय का सुझाव दिया। मल्टीपर्पज स्कूल आपने पढ़ा, जो इनकी स्पेशलिटी थी, जो पूछा भी जाता है, तो ये व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए। मल्टीपर्पज़ में आपने देखा कि कई सारे पर्पज़, कई सारे स्किल्स को पढ़ाने के लिए मल्टीपर्पज स्कूल बनाने की बात हुई। पुस्तकों एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए विशेष बल दिया गया और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण का स्तर उन्नत हो सके। आपने देखा कि इन्होंने बुक्स के बारे में भी काफ़ी गाइडलाइंस दी थी और टीचिंग मेथड्स जो थे, शिक्षण विधियाँ थी, उसके बारे में भी कहा था कि शिक्षण विधियाँ किस तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, तो आप इसको भी गुण में रखेंगे। आयोग ने छात्रों में चारित्रिक विकास और अनुशासनहीनता के निवारण के लिए सुझाव दिए। किस तरीके से बच्चों का कैरेक्टर फॉर्मेशन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और किस तरीके से डिसिप्लिन जो था उसको मेंटेन किया जाए, इसके लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे सुझाव दिए थे जो कि गुण में गिने जाएंगे। उसके अलावा आप देखें तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षकों की स्थिति, सेवा दशाएं और शिक्षण प्रशिक्षण के संबंध में सुझाव दिए। इन्होंने टीचर के बारे में भी काफ़ी सारे सुझाव दिए थे। टीचर ट्रेनिंग की बात करी थी, उनकी सेवा की शर्तों की बात करी थी, वेतनमान की बात करी थी, ताकि जो शिक्षण का स्तर है वो ऊंचा हो सके। ठीक है, क्योंकि टीचिंग में एक स्टूडेंट, एक टीचर, ये 2 मेन पार्ट होते हैं, तो दोनों के ही डेवलपमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक सुझाव और परीक्षा प्रणाली को दोष मुक्त बनाने का प्रयास किया। देखा आपने, वस्तुनिष्ठ बनाया गया, ग्रेड प्रणाली अप्लाई गई, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? परीक्षा प्रणाली में जो दोष थे, ठीक है, उन दोषों को दूर करने के लिए, फेयरिटी लाने के लिए, ठीक है, ऐसा किया गया था। ये गुण है। आयोग ने भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि शिक्षा को विशेष महत्व देते हुए माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्थान देने और ग्रामीण कृषि विद्यालय खोलने का सुझाव दिया। आपने कृषि शिक्षा के बारे में देखा कि चूँकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है और यहाँ पर जो है इसीलिए एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इन्होंने इसमें दी थी, ये इनके एक मेरिट में गिना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी आयोग आता है या कोई भी विचार रखा जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, उसको देखते हैं, जिसको हम लोग दोष कहेंगे, डीमेरिट्स। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में अनेक सुझावों की पुनरावृत्ति की, जिसकी संस्तुति स्वतंत्रता के से पूर्व विभिन्न आयोग समितियां कर चुकी थी। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो पहले कही जा चुकी थी, मीन्स इसमें कुछ नयापन नहीं था, ऐसा कहा गया जिससे इसके दोष में काउंट किया जाएगा। ठीक, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की नवीन संगठनात्मक संरचना में इंटरमीडिएट स्तर से 1 वर्ष अर्थात कक्षा 12 तोड़ने की संस्तुति अव्यवहारिक थी। उन्होंने ये कहा था जिसके कारण कम उम्र के छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, इससे विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक उम्र पर ही
व्यक्ति को कॉलेज में जा कर के पढ़ने की परिपक्वता आ पाती है, मैच्योरिटी आ पाती है, लेकिन अगर हम कम उम्र के बच्चे वहाँ जाएंगे तो क्या होगा, क्वालिटी खराब होगी, गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी। आयोग ने अंग्रेजी भाषा के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया। ये डीमेरिट में की है क्योंकि हमारा भारत देश हिंदी जो हमारे देश की भाषा रही है उसको ज़्यादा प्रिफर करता है, इसीलिए इसको हमने डीमेरिट में लिखा है। ठीक है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु नवीन वेतनमानों की संस्तुति नहीं की, तत्कालीन परिस्थितियों में जिसकी संस्तुति आवश्यक थी। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसके बारे में उन्होंने बात तो किया, लेकिन नवीन वेतनमान नहीं बताए जो कि ज़रूरत थी कि और उनके विकास के लिए होनी चाहिए थी। आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत नहीं किए। इन्होंने स्त्री शिक्षा की बात तो की थी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रचनात्मक सुझाव उन्होंने नहीं दिए थे। तो कुल मिला के आप देखें, जो ये 4-5 इसकी डीमेरिट्स हैं, आप ये कह सकते हैं कि सभी आयोगों में कुछ ना कुछ प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं, और इसमें आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट इसके प्लस में ही थे। तो अगर कोई आयोग आता है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताता है तो कुछ ना कुछ सकारात्मक जो है बदलाव आते ही हैं शिक्षा में। तो इस तरीके से आप इसको पूरा पढ़िएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।